नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डाटामेटिक ग्लोबल के ऊपर। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं और आज और इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से इस कंपनी को अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आईटी सेक्टर 2021 से 2024 का सितारा रहने वाला है दोस्तों। और इस मल्टीबैगर के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स जो आए थे उसमें भी इसने अच्छा कर दिखाया है। तो दोस्तों पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों डाटामेटिक ग्लोबल आईटी सेक्टर में काम करती है दोस्तों, रिटेल चेन्स और काफ़ी नामी कंपनियों के लिए। ये कई देशों में प्रेजेंट है दोस्तों, लगभग अमेरिका, यूरोप, हर जगह इनकी प्रेजेंस है। और ये उन कंपनियों के लिए काम करते हैं जो कि अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, या और भी बहुत सारे काम है। बैंकिंग सेक्टर में भी इनका थोड़ा बहुत योगदान है डाटामेटिक ग्लोबल का। और ये सबसे ज़्यादा नज़र रखते हैं सॉल्यूशंस पर। कैसा सॉल्यूशन? जैसे कि बायर और सेलर ऑनलाइन कुछ बाय और सेल करते हैं, तो दोस्तों ये ऑनलाइन जो सारी चीज़ें हैं ये उसका डाटा निकाल कर उसे एनालिसिस करते हैं और समझ कर पूरा सॉल्यूशन उन कंपनीज को देते हैं जो प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं या ई कॉमर्स से बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों अब इन्होंने अपना काम बढ़ा चुके हैं, अब ये रोबोटिक सॉफ्टवेयर्स में जा चुके हैं। इनकी सब्सिडरीज भी है डाटामेटिक रोबोटिक सॉफ्टवेयर इंक। और ये दोस्तों सबसे बढ़िया काम इनका अभी मुझे नज़र जो आ रहा है वो है मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का। ये दोस्तों ये इनका काम डाटामेटिक का ये है कि जो उस मेट्रो में जो टिकटिंग सिस्टम है ये वो पूरा सॉल्यूशन ये देते हैं। तो ये मुंबई मेट्रो का पूरा कारोबार ये संभाल रहे हैं टिकटिंग सिस्टम का। और ये काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों अपने इंडिया में ये मेट्रो का जो काम है वो लगातार बढ़ रहा है। बड़े बड़े सिटीज़ में जाएगा, छोटे छोटे सिटीज़ में भी धीरे धीरे स्टार्ट होगा दोस्तों, क्योंकि अब भारत आगे बढ़ता जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा 2021 से 2024 तक जो है ये आईटी सेक्टर का इंडिया में टाइम है। तो दोस्तों इस कंपनी पर नज़र ज़रूर रखिएगा। और इनका एक प्रोडक्ट है ट्रूबोट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रिटेल में भी काम करते हैं, बाकी बहुत सारे काम है दोस्तों। अभी एकदम इस वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकता, आप इसके डाटामेटिक उसके साइट पर आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक प्रोडक्ट का नाम बताता हूँ, ट्रूबोट। ये दोस्तों ये काम क्या करता है, जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और आपको कुछ मतलब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या फिर कुछ हेल्प चाहिए होती है, तो आप एक बोट से बात करते हैं जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। बाई ये ट्रूबोट बोट ये सब काम तब आते हैं जब ये ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं होते हैं जो लोग वहाँ काम करते हैं, जो आपकी सॉल्यूशन आपको देते हैं। जैसे कि एक पर्सन है और वो बैठा हुआ है उधर सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, जैसे कि हम कॉल सेंटर में काम करते हैं ना, तो वैसे ही है दोस्तों। जब कॉल सेंटर वाले प्रेजेंट नहीं होते हैं वेबसाइट के लिए, तो ये ट्रूबोट काम आता है और वो आपको बताता है क्या क्या करना है। अगर उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी आप उस हिसाब से पूछ रहे हैं, जैसे साइट में कोई दिक्कत आ रही, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो भी आपको ईमेल के जरिए देता है। अगर आपने देखा होगा कभी ट्रूबोट से बात करते हुए, काफ़ी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, बहुत सारी वेबसाइट्स पर है दोस्तों, आप यूज़ करके देखना। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ट्रूबोट तुरंत निकाल कर देता है। तो दोस्तों इनका ये काम है और ये डिजिटली बढ़ते जा रहे हैं। अब हम इनकी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में मार्केट कैप 662.59 करोड़ का है, ईपीएस 10.72 है, पी रेशियो 10.49 है, इंडस्ट्री पी 29.45 है, बुक वैल्यू पर शेयर 122.81 है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग को 3 पॉइंट्स यहाँ पर मिल चुके हैं दोस्तों। अगर कहें तो 4 पॉइंट्स मिल चुके हैं, क्योंकि मार्केट कैप आप देखिए, मार्केट कैप स्मॉल कैप में आ रहा है दोस्तों। 662 करोड़ का मार्केट कैप है और ये कंपनी के हिसाब से बहुत छोटा है। कंपनी की अगर आप सेल्स देखोगे तो 1200 करोड़ के आसपास है, लेकिन मार्केट कैप 662 करोड़ है। और हम जानते हैं कि मार्केट में 1200 करोड़ की जो कंपनी का सेल्स होती है उससे ऊपर ही का मार्केट कैप हर कंपनी को देखने को मिलता है। तो ये मार्केट कैप के हिसाब से बहुत छोटी कंपनी है दोस्तों। ईपीएस 10.72, दोस्तों हर कंपनी में ईपीएस 10.72 रुपीज़ का देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों 10.72 रुपीज़ का ईपीएस दोस्तों उस कंपनी में होता है जो 300-400 रुपए की चल रही होती है। अब पी रेशियो देखिए 10.49, इंडस्ट्री पी से कंपेयर करोगे ना तो दोस्तों 10.49 29.45 से कितना बहुत बड़ा डिफरेंस
डिफरेंस निकल के आ रहा है। लगभग 19.04 पॉइंट का ये दोस्तों ये डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडस्ट्री पी से। तो दोस्तों इस हिसाब से तो बहुत ही सस्ता है ये स्टॉक। पी रेशियो का इंडस्ट्री पी से नीचे होना बहुत ही सस्ता माना जाता है दोस्तों। और बुक वैल्यू आप देखिए 122.81। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि 122.81 ये इनका रियल वैल्यू है दोस्तों। इस रेट पर भी ये स्टॉक काम नहीं कर रहा है। अगर मैं आपको आगे लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाऊंगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा उसमें। तो दोस्तों ये हमारे पॉइंट्स मिल चुके हैं। इन हिसाब से लग रहा है कि कंपनी तो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है दोस्तों, क्योंकि बुक वैल्यू से नीचे काम करना हर कंपनी का नहीं होता है दोस्तों। आप कोई भी आईटी सेक्टर की उठा के देख लीजिए, इवन आप जो अभी न्यू लिस्टेड है अशोक सुत्ता की कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड, मैं आपको आगे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें दोनों डाटामेटिक ग्लोबल और हैप्पीएस्ट माइंड का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा आगे। तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया कि कितना डिफरेंस है। वो कंपनी का मार्केट कैप आप देखना तो 18,000 करोड़ के ऊपर के आसपास का है, या मैं बात करूं तो मतलब 10,000 से 18,000 के आसपास का ही होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने देखा अभी मुझे याद नहीं है दोस्तों, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं। तो दोस्तों मैं आगे आपको वीडियो में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा उन दोनों का। तो आप मार्केट कैप देख लीजिए, वो तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 10% के बराबर होगा दोस्तों इनका मार्केट कैप। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अर्निंग में दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों कंपनियों के। तो मैं आपको बताता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। आप इस पर जरूर नज़र रखिए अगर आपको आईटी सेक्टर बहुत ही अच्छा लगता है तो। अब दोस्तों परफॉर्मेंस देखें इस कंपनी की, तो एक महीने में 1% का इन्होंने गेन किया है, 3 महीने में 50.87% का रिटर्न दिया है, 6 मंथ में 64.93% का रिटर्न दिया है, एक साल में 74.81% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 23.65% का रिटर्न, और 5 साल में 147.58% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों एक तरह से ये मल्टीबैगर ही कहेंगे दोस्तों इसे, क्योंकि 100% के ऊपर रिटर्न दे चुका है। और मेरे ख्याल से अभी तक ये किसी के नज़र में नहीं आता, इसीलिए ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी इसमें नहीं है। और शेयर होल्डर में अगर देखें तो कंपनी के प्रमोटर जो है वो हर मतलब क्वार्टर में वो बढ़ाते जा रहे हैं इसकी शेयर होल्डिंग, लेकिन इस कंपनी में अभी कोई बड़ा नाम अभी छुपा नहीं है, अभी आया नहीं है जिसने अभी इस कंपनी को होल्ड किया हो। लेकिन मुझे लगता है कि आगे इसकी परफॉर्मेंस को देखकर म्यूचुअल फंड वाले जरूर लेंगे इसे। अब दोस्तों इनके रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे। तो 2020-12 यानी 2020 दिसंबर का जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो 303 करोड़ की सेल्स निकल कर आई थी दोस्तों। वहीं अगर 2020-9 यानी ये 3 महीने पहले का अगर रिजल्ट देखेंगे तो दोस्तों 285 करोड़ की सेल्स थी 2020 6 मंथ की, यानी जून की। 2020 जून की अगर बात करें तो 277 करोड़ की सेल्स थी। 2020 मार्च की अगर बात करें तो 310 करोड़ की ये इनकी सेल्स थी। तो दोस्तों थोड़ा कर इनका ये सेल्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्च 2020 में हम जानते हैं कि कोविड आ चुका था, और उसके बाद तो सब कुछ बिगड़ता हुआ नजर आया था। उसके बाद भी इस कंपनी की ज़्यादा सेल्स जो है वो घटी नहीं थी। तो दोस्तों 2019 दिसंबर से अगर 2020 के दिसंबर के क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो 303 करोड़ की सेल्स 2020 से दिसंबर के क्वार्टर में थी, और 2019 के दिसंबर में 306 करोड़ की थी। तो मुश्किल से 3 करोड़ की सेल्स से घटती हुई नजर आई है। तो मोटा मोटा ये प्री कोविड लेवल पर तो पहुंची गई हैं सेल्स इनकी। और अगर खर्चे की बात करें तो इस बार खर्चा कम हुआ है। अगर हम 2019 के खर्चे की बात करें तो 2020 से दिसंबर में एक्सपेंडिचर देखें तो 264.16 करोड़ का इन्होंने खर्च किया है दोस्तों। और अगर देखें 2019 से कंपेयर करें तो 279.79 करोड़ का खर्च किया था। तो दोस्तों आपको पता होगा आईटी सेक्टर अपने जो खर्चे वो कम करने की कोशिश कर रही है। खर्चे क्योंकि फालतू के हो जाते थे काफ़ी ज़्यादा, तो ये भी उसी काम में आगे बढ़े हुए हैं। ये भी अपनी फालतू की चीज़ें कम कर रहे हैं, तो ये भी बेनिफिट देता है दोस्तों कंपनियों को। तो इनका लगभग कुछ 12-15 करोड़ रुपए इनका बचा है दोस्तों। अब दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की पीएटी, मैं ये नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ यानी पीएटी की बात कर रहा हूँ, ये टैक्स के बाद का है दोस्तों। तो दोस्तों 2020-12 मतलब 2020 से दिसंबर में जो क्वार्टर में जो इन्होंने नेट प्रॉफिट किया है वो है 23,97,00,000 रुपए का दोस्तों। अब तक का सबसे बेहतरीन क्वार्टर में ये आपका प्रॉफिट दिख रहा है दोस्तों। 2020-19 मतलब 9वें महीने का
अगर बात करें तो 16.75 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। 2020 जून का अगर बात करें 13.88 करोड़ का प्रॉफिट था, और 2020 मार्च की बात करें तो 3 करोड़ का ही प्रॉफिट था इनको दोस्तों, टैक्स के बाद। 2019 से अगर कंपेयर करेंगे तो 2019 में 12 मतलब दिसंबर में 15.69 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, और अगर 2020 से कंपेयर करेंगे दिसंबर के क्वार्टर से तो 23.97 करोड़ का। तो ये 50% की ग्रोथ है यहाँ पर, 50% से ज़्यादा की ग्रोथ है यहाँ पर दिख रही है नेट प्रॉफिट में। इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, और मेरे ख्याल से चार क्वार्टर के बाद ये बहुत बेहतरीन प्रॉफिट का इनका आंकड़ा निकल कर आया है। अगर हम 2019 से 2018 की भी बात करें तो मेरे ख्याल से बेहतर ही होगा इनका क्वार्टर। तो दोस्तों यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट में ये बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया है। अब हम इनकी बैलेंस शीट पे बात करें तो इनके असेट्स की हम बात करेंगे तो दोस्तों 2020 में असेट्स हैं इनके पास 1013.29 करोड़ के, ये इनके असेट्स हैं इनके पास इस कंपनी के। और 2019 की अगर बात करेंगे तो 864.73 करोड़ के असेट्स थे इनके पास, और 2018 में 748.51 करोड़ के असेट्स थे। तो हर साल असेट्स में जंप देखने को मिला है। 2020 में 1013.29 करोड़ के असेट्स हैं इनके पास इस कंपनी के अलग से। और अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 664 करोड़ का है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आप यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अंडर वैल्यूड कंपनी है, आपको आगे प्रोग्रेस उसमें मिल सकता है, बहुत अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग में 2020 दिसंबर के क्वार्टर की मैं बात करूंगा जो पैटर्न निकल के आया था। तो दोस्तों प्रमोटर 74.29% ये कंपनी का होल्ड कर रहे हैं दोस्तों। और ये 2019 के हिसाब से अगर हम देखेंगे 2019 से दिसंबर से कंपेयर करेंगे तो 73.45% का ये होल्ड करते थे इस कंपनी में। तो प्रमोटर की इतनी ज़्यादा होल्डिंग दोस्तों ये आपको दिखाती है कि प्रमोटर कितने बुलिश हैं इस कंपनी को लेकर, इस कंपनी पर। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे पब्लिक शेयर होल्डिंग में तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में 1% का गिरावट आई है दोस्तों, ये कम हुआ है मेरे ख्याल से। अगर हम बात करें क्योंकि प्रमोटर ने हिस्सा बढ़ाया है, ये गिरावट नहीं है दोस्तों, प्रमोटर ने हिस्सा बढ़ाया है तो वो पब्लिक से ही खरीदा होगा ना दोस्तों शेयर्स। तो दोस्तों प्रमोटर बढ़े पब्लिक में कम हुआ तो आप इसे बेकार मत बोलिएगा, क्योंकि पब्लिक की शेयर होल्डिंग 1% के आसपास प्रमोटर ने खरीद ली है, कम हो गया होगा ये पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो दोस्तों ये एक निकल के आ रहा है ये हम लोग के सामने पैटर्न। अब हम इसके शेयर होल्डर्स की अगर बात करें तो डेल्टा इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ये पेरेंट कंपनी है दोस्तों। डेल्टा इन्फो सॉल्यूशंस इनके जो मालिक हैं उन्होंने ये कंपनी बनाई थी। जैसे कि आप जानते होंगे एक पेरेंट कंपनी बनाते हैं और उसकी सब्सिडरीज कंपनी होती हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे गूगल है तो उसकी पेरेंट कंपनी कौन है? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट गूगल को संभाल रही है। वैसा ही यहां पर केस है दोस्तों। डेल्टा इन्फो सॉल्यूशंस एक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है डाटा ग्लोबल सॉल्यूशंस सर्विसेज या सॉल्यूशन आप बोल रहे हैं। तो दोनों ये कंपनी संभाल रही है और ये कंपनी होल्ड करती है इसमें 54.45%। अकेले ललित सूरजमल कनोडिया ये होल्ड करते हैं 6.26%। ये मेरे ख्याल से ये हमारे ये फाउंडर हैं इस कंपनी के, डाटा ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड के ये फाउंडर हैं। तो दोस्तों अब इनकी जो वाइफ है आशा ललित कनोडिया ये 5.61% ये होल्ड करते हैं। ये दोस्तों ये कंपनी की बात कर रहा हूँ, इन्हीं की कंपनी है डाटा इन्फो सॉल्यूशंस, और ये पर्सनली होल्ड करते हैं, ये अलग से होल्ड करते हैं। डाटा इन्फो सॉल्यूशंस तो होल्ड करती है, उसमें भी बहुत सारे प्रमोटर होते हैं दोस्तों, लेकिन ये मैं अलग बात करूं तो इनके ये 2 प्रमोटर हैं और ये इतना होल्ड करते हैं। तो कुल मिला के 74.75% के होल्ड करते हैं प्रमोटर्स, और ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। प्रमोटर का बहुत ज़्यादा अब दोस्तों हर महीने में ये पता चल रहा है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसके चार्ट के ऊपर। मैंने इसका 3 मंथ का चार्ट लिया है दोस्तों, तो हम चार्ट के ऊपर बात करते हैं। अब 5 जनवरी को इसने हाई लगाया था 136 रुपीज़ का या 137 के आसपास का हाई लगाया था दोस्तों। उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली थी, माइनर गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि तेजी बहुत बड़ी थी दोस्तों इसीलिए।
तो दोस्तों समझ में तो इतना नहीं आया था कि इतनी तेज गिरावट आ जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो तेज गिरावट बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी तक जो पॉइंट हाई से खोए हैं वो सिर्फ मुश्किल से 18 पॉइंट के आसपास होंगे, और लोग मेरे ख्याल से होल्ड कर रहे हैं 80 के लेवल से, 80 या 70 के लेवल से होल्ड कर रहे हैं। और ये फिर 8 जनवरी से स्टार्ट हुआ है गिरावट, और गिरावट होकर 18 जनवरी को ये रह गया था 109 रुपये या 110 रुपये के आसपास। फिर 19 जनवरी को दोस्तों ये 20% का नीचे ये स्टॉक खुला था, 93 रुपीज़ के आसपास ये ओपन हुआ था दोस्तों। फिर ओपन होते ही इसमें एक बहुत तेज बाइंग आई, और ये स्टॉक को अपने जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग था 109 रुपये या 110 रुपये, उससे ये ऊपर ले गई। तो दोस्तों फिर ये क्लोज हुआ लगभग 112 से 115 रुपये के आसपास ये 19 जनवरी को बंद हुआ था दोस्तों। इतनी हैवी वॉल्यूम्स देखने को मिले थे उस दिन, और उसके बाद फिर से एक गिरावट आई और स्टॉक 112 या 111 110 रुपये के आसपास आ चुका था। फिर एक बाइंग देखने को मिली, फिर 27 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ। फिर एक बाइंग देखने को मिली, एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है, और उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया। देन उसके बाद लगभग दोस्तों 3 फरवरी से ये कंसोलिडेशन मोड में चला गया था दोस्तों। तो ये कंसोलिडेशन मोड अभी तक चल रहा है दोस्तों। अब मैं कल की बात करूं, अगर 25 फरवरी तक की अगर मैं बात करूंगा, तो ये कंसोलिडेशन मोड दिख रहा है 110 रुपये से 120 रुपये की रेंज में ये दोस्तों काम कर रहा है। अब दोस्तों देखना ये कि 120 रुपये की रेंज टूटे और ये एक ब्रेकआउट लेवल दे सके, या मैं बात करूं अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं, मैं ये वीडियो बना रहा हूं सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म वालों ने मेरे ख्याल से पैसा कमा लिया था। अब जो घुसेगा मैं उससे मैं यही बात कहूँगा कि ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है दोस्तों। अगर अच्छे प्रॉफिट आपको चाहिए हैं और आप चाहते हैं कि आईटी सेक्टर का एक दिग्गज आपके हाथ में रहे, तो इसको आप पकड़ के चलिए। आप पकड़ के बिल्कुल चल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मैंने आपको वैल्यूएशन बता दी, आपको खुद समझ में आ गया होगा कि ये कितना सस्ता है दोस्तों। तो अभी आईटी सेक्टर का बहुत ही अच्छे दिन आने वाले, अभी तो शुरुआत है दोस्तों। अभी ये ठीक है, अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है दोस्तों, थोड़ा सा महंगा हो चुका है पहले। किसी को दोस्तों कोई भी निचले लेवल्स पर नहीं ले पाता है, इक्का दुक्का लोग होते हैं जो निचले लेवल्स पर ले पाते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो 24 के लेवल से इसे होल्ड कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से पक्की बात है। अगर 100% अगर इन्वेस्टर है तो उसमें से 20% लोगों के पास ही होंगे 25 के ऑड लेवल्स पर। मैं ऑड लेवल क्यों कहूँगा दोस्तों, लोएस्ट लेवल जो लो लगाया था कोविड के चलते, उन लेवल्स की मैं बात करूं तो 24 रुपए का लो मार दिया था इसने। तो उन लेवल्स पे जिसने खरीदा होगा उसकी तो चांदी है, और वो मुश्किल से 20% ही लोग होंगे। जब ये ऊपर बढ़ा 70 रुपए के आसपास आया था, तो आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा बजिंग सेक्टर था उस वक्त। तो मेरे ख्याल से उस वक्त जो है इन्वेस्टर्स में 50% इन्वेस्टर्स ने उस वक्त खरीद के रखा है, और वो होल्ड अगर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अर्निंग आपको पता, मैंने आपको दिखाई दिया है जो दिसंबर में जो अर्निंग आई थी, बेहतरीन अर्निंग आई थी। उस वक्त तो ये शेयर चला भी था, आपको ध्यान होगा, उछाल मारा था। लेकिन अभी एक कंसोलिडेशन में चल रहा है और वो तोड़ नहीं पा रहा है। तो मैं आगे के लिए अगर चार्ट को देखना बंद कर दीजिए दोस्तों। पहली बात तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, चार्ट को मत देखो। ऐसा आप कर सकते हो, 112 रुपये का चल रहा है, 100-200 शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद कर छोड़ सकते हो। छोड़ ही दीजिए, देखिए मत। रोज ऊपर नीचे होगा स्टॉक, आपको मतलब नहीं, आप घबराएंगे, क्या मतलब है? क्योंकि ज़्यादातर 100% इन्वेस्टर में से 99% इन्वेस्टर निकल जाते हैं यही देखकर। अगर आपको 1% इन्वेस्टर बनना है तो आप होल्ड करिए और भूल जाओ। जैसे अगर लोग क्रिप्टो होल्ड करते हैं, बिटकॉइन जिसने होल्ड किया होगा तो आज देख लीजिए वो कहाँ पर है। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको होल्ड करके चलिए, बहुत ही तगड़ा रिटर्न आपको दे सकता है ये स्टॉक। क्योंकि आईटी सेक्टर अब रहने वाला है बजिंग, और ये अब उतर चुके हैं डिजिटली में, और आपने अर्निंग तो इसकी देख ही ली होंगी। तो दोस्तों धीरे धीरे अर्निंग बढ़ती है, वैसे ये कंपनी बढ़ेगी। और आपने देख ही लिया वो अंडर वैल्यूड कितना है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रखना चाहिए या नहीं। अब आप इसमें स्टॉप लॉस की क्या बात करें, अगर जो लोग
सोच ही रहे हैं कि मैं इसे लेके छोड़ दूंगा, तो उनके लिए तो कोई स्टॉप लॉस होता ही नहीं है। और जो लोग सोचते हैं कि कम से कम कुछ तो रुपए बचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 80 रुपए का ये स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। लॉन्ग टर्म में बता रहा हूँ, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, स्टॉक में वॉलेटिलिटी होगी दोस्तों, आप उसे रोक नहीं सकते हो। कोई बड़ा फंड आएगा, वो ऊपर नीचे कर देगा स्टॉक को। जैसा कि आपको मैंने दिखाया था बर्गर किंग में, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स दिखाई थी कि कुछ फंड वाले कुछ करोड़ में बाई करते थे शेयर्स, मतलब करोड़ में रुपए तो जाते ही थे। मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, कोई 30-40 लाख कर रहा है, कोई 1 करोड़ शेयर खरीद के तुरंत बेच दे रहा है। तो वॉलेटिलिटी इस कदर हो गई थी उस स्टॉक में कि आपको बता नहीं सकता हूँ, कहाँ चांद पर पहुंचा के कहाँ जमीन पर पटक के रख दिया है। तो दोस्तों ये स्टॉक उनमें से काम है। अगर आप डिलीवरी देखोगे, मैंने इसमें डिलीवरी दिखाने क्योंकि मतलब ही नहीं है दोस्तों, लॉन्ग टर्म वालों के लिए डिलीवरी होती ही नहीं है। तो मैं आपको अगर बताता हूं, आप डिलीवरी इसकी देखना जाके, तो आपको 50-60% हर दिन इसमें डिलीवरी उठती है। लोग खरीद कर रख रहे हैं इस शेयर को, ट्रेडिंग कम हो रही है। 40% लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और ज़्यादा उनको मिलता नहीं, क्योंकि अभी ये स्टॉक ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, अपने न्यूट्रल में चल रहा है दोस्तों। तो आप, लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं कि स्टॉप लॉस तो एक होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म मैं बात करूँगा पहले शॉर्ट टर्म वालों की। तो शॉर्ट टर्म में ये 93 का सपोर्ट लेके ऊपर गया था, जैसा कि आप चार्ट पर देख ही चुके होंगे। मैंने आपको बताया था कि 93 पर ये ओपन हुआ था और वहाँ से एक तंगड़ी बाइंग देखने को मिली थी। तो आप 93 जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले, 93 का स्टॉप लॉस लगा के चलना। और अगर ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और रहना चाहते हैं इस स्टॉक में, तो आप 100 रुपये का या 99.50 का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। आप अच्छा रहेगा दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म वाले स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। तो लॉन्ग टर्म वाले की अगर मैं बात करूँगा, तो लॉन्ग टर्म में अगर आप चार्ट 1 साल का देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि 80 से जो बाइंग देखने को मिली थी दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन बाइंग देखने को मिली थी, जो स्टॉक को आगे लेके गई थी। और मैं आपको बात बताता हूँ कि ये 91 के लेवल्स पर ही ये अटका हुआ था काफ़ी। अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट में देखेंगे, तो बहुत पहले जब ये था स्टॉक के 5-6 साल अगर आप देखेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि ये अंडर वैल्यूड तो काफ़ी दिनों से था ही। तो 91 पर काम करता था प्री कोविड लेवल से पहले, और फिर ये नीचे आ गया, फिर 60 के लेवल्स पर भी मिला है दोस्तों। तो और ये मैं आपको बताता हूँ, लॉन्ग टर्म वाले स्टॉप लॉस 79 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलें। थोड़ा सा नीचे रहना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उन्हीं लेवल्स पर क्या कहते हैं, जो अपना वो होता है, क्या कहते हैं, जो ये स्टॉक को चलाने वाला ऑपरेटर की बात करें तो दोस्तों, ऑपरेटर का खेल बहुत ही गंदा होता है दोस्तों। अगर आप देखेंगे, क्योंकि वो करता है स्टॉप लॉस हिट, और आपको रखना है स्टॉप लॉस मतलब लॉन्ग टर्म वालों की आपकी गेन खराब ना हो, आपके मूल रकम पे कोई आंच ना आए। क्योंकि हम सब जानते हैं 100 रुपये का लेवल टूटने के बाद काफ़ी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। कोई भी स्टॉक हो, 100 रुपये का लेवल टूटता है तो साइकोलॉजी बिगड़ती है, क्योंकि वो फिर चला जाता 2 डिजिट में, और 3 डिजिट में हम लोग को देखना काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस पर 79 का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। आपके गेंस मेरे ख्याल से नहीं बिगड़ने चाहिए बिल्कुल भी, और मुझे लगता है कि ये 100 का लेवल भी इतनी आसानी से नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप इस पर नज़र जरूर रखिए, और आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये गेन देने वाला है। तो अब अपना डिसीजन आप लेके चलिए। आप स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, और आप इसे लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अभी न्यूट्रल चल रहा है स्टॉक। अब ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट इन लेवल से दे सकता है। मैंने आपको बताया था 165 के लेवल से इसमें आ सकते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म में। और टेनला से भी कंपैरिजन किया था, तो दोस्तों टेनला वाला तो आपका ऊपर चल ही रहा है, और वो भी 40 के ऑड लेवल क्यों कहता हूँ तो 40 के लेवल से ये चलना शुरू हुआ था। और इसकी भी कहानी सेम मुझे लगती है कि डाटामेटिक भी इन्हीं लेवल से चला है। जैसे हम बैंकिंग सेक्टर में बात करते हैं ना, कि HDFC 40 के लेवल से चला था, और तो IDFC फर्स्ट बैंक 40 रुपये पर चल रहा है, और वो भी दूसरा HDFC बनने की तैयारी में। तो वैसे ही हम बात करेंगे, अगर हम टेनला की बात करें, टेनला भी इन्हीं लेवल से चला था, और ये डाटामेटिक ग्लोबल भी इन्हीं लेवल से चलना शुरू करेगा, और लगता भी दोस्तों ऐसे ही है। तो दोस्तों अपना डिसीजन लीजिए, इस पर नज़र रखिए, स्टॉप लॉस भी लेकर चल सकते हैं आप। अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।